Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. We welcome you again in our studio. It is our lecture number 11 और तकरीबन 2 माह के तवील वक्फे के बाद हम आज लेक्चर नंबर 11 आपके लिए डिलीवर कर रहे हैं। आज की इस लेक्चर में हम जॉन कीट्स की स्टडीज़ को जारी रखेंगे। आपको याद है कि पिछले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 8, 9 और 10 में हम जॉन कीट्स को पढ़ रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम जॉन कीट्स की एक नज़म ओड टू अ नाइटिंगेल पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस नज़म को शुरू करते हैं। तो कीट्स की इस नज़म को पढ़ने से पहले इसका इंट्रोडक्शन मुख्तसर सा, जैसे कि आप स्क्रीन शेयर पर देख सकते हैं। Written in the spring of 1819, this ode was inspired by the song of a nightingale that had built its nest close to the house of a friend in Hampstead. हैम्पस्टेड एक जगह का नाम है। यहाँ पर जॉन कीट्स के एक दोस्त की रिहाइश गाह थी, उसका घर था और वहाँ किसी एक नाइटिंगेल मतलब बुलबुल ने अपना घोंसला बना रखा था। शायर इस बुलबुल की आवाज़ से बड़ा मुतासिर होता है और वो वजद के आलम में आ जाता है। इस अपनी फीलिंग को, अपनी कैफियत को बयान करने के लिए उसने एक पूरी नज़म लिखी, जैसे हम नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं। द बर्ड्स सॉन्ग वर नोट टोल्ड ऑफन थ्रू किड्स इनटू अ सॉर्ट ऑफ ट्रेंस ऑफ ट्रैंक्विल प्लेयर। कहा गया कि असल में इस परिंदे के गीत या ये परिंदा इस शख्स को अट्रैक्ट नहीं करता था, बल्कि इसके गीत को सुनकर, इसकी आवाज़ को सुनकर ये एक अजब से वजद के आलम में चला जाता था। ये इसका बैकग्राउंड है, इस बिना पर इसने नज़म लिखी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स में। द इफेक्ट ऑफ लिसनिंग ऑफ द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल इज दैट, इसके सॉन्ग का असर ये होता है कि द पोइट्स heart is full of aching pain and his senses are dulled. जब हम इस नज़म को पढ़ना शुरू करेंगे तो इसकी फर्स्ट 3 लाइन्स में इसी चीज़ का जिक्र है कि जैसे ही शायर नाइटिंगेल के इस गीत को सुनता है तो उसके दिल में एक अजब सी पेन, एक दर्द उठती है। owing to the very happy participation in the happiness of the bird, और ऐसे दिखता है कि ये शायर इस परिंदे की खुशी को अपने अंदर महसूस करता है, इसको पार्टिसिपेट करता है। द पेन इज द आउटकम ऑफ एक्सेसिव जॉय ऑफ द पोइट। द पेन इज द आउटकम ऑफ एक्सेसिव जॉय, और ये जो पेन, ये दर्द है, ये उसकी इंतहाई खुशी का नतीजा है। आउटकम मतलब रिजल्ट। Excessive joy of the poet to think that the nightingale should thus sing in full-throated ease in the carefree manners, केयरफ्री मैनर। और शायर का ख्याल है कि ये नाइटिंगेल हमेशा इसी अंदाज में गीत गाती रहेगी। तो ये इसका खुलासा था जो कि मैंने इब्तिदा में बयान किया ताकि आपको नज़म के समझने में आसानी हो। आई रिपीट इट कि 1819 में ये नज़म लिखी गई, जैसे कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ा। 1819 में ये नज़म लिखी गई जॉन कीट्स के किसी दोस्त के घर के करीब, या उसके घर में एक बुलबुल का घोंसला था। जब भी शायर उस दोस्त से मिलने जाता, इस बुलबुल की आवाज़ सुनता, तो वो इतना मुतासिर होता कि वो एक वजद के आलम में चला जाता, एक दूसरी ही दुनिया में चला जाता था। और असल में कोयल, ये बुलबुल नहीं बल्कि इसका गीत इसको मुतासिर करता था। और शायर का ख्याल था कि जैसे ही वो इसका गीत सुनता है, उसकी ज़ात में, उसके दिल में एक दर्द उठता है, और वो दर्द इस शदीद खुशी की बिना पर था। ये शायर इस बुलबुल के साथ तसव्वुर की दुनिया में चला जाना चाहता है, तसव्वुर की परवाज़ करना चाहता है, लेकिन फिर आखिर में ये वापस अपनी दुनिया में आ जाता है, क्योंकि ये जानता है कि तसव्वुर की दुनिया बस एक तसव्वुर है, हकीकत नहीं। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद, नज़म की इस इंट्रोडक्शन के बाद, आइए अब हम नज़म पढ़ते हैं। एक बार फिर से बुक शेयर करते हैं।
ओके, अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नज़म ओड टू अ नाइटिंगेल आपके सामने है। मैं इसे पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। My heart aches and a drowsy numbness pains my senses as though of hemlock I had drunk. शायर लिखता है कि my heart aches, there is a pain in my heart and I feel, I realize as if I have drunk a poisonous drug. लफ्ज़ हेमलॉक जैसे कि आप देख सकते हैं, जिस जगह पे मेरा कर्सर है इसे अंडरलाइन किया गया है। हेमलॉक के मुतालिक कहा जाता है कि इट इज़ अ पॉइजनस ड्रग, ये एक जहरीली सी बूटी, जड़ी बूटी हुआ करती थी। तो शायद लिखता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने हेमलॉक का एक पूरा जाम पी लिया हो। आई हैड ड्रंक और एम्प्टीड सम डल ओपिएट्स टू द ड्रेन्स। ओपिएट जिसको हम ओपियम अफ्यूम कहते हैं, या फिर उसे लगता है कि उसने अफ्यूम का एक पूरा जाम भर कर पी लिया है। 1 minute passed and Leithwards had sunk. Leithwards, इस लफ्ज़ लीथ को देखिएगा, इसको मैंने रेड बॉल पॉइंट से अंडरलाइन किया हुआ है और साथ में इसका मतलब है रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस इन हेल्स। हेल्स जहन्नुम का नाम था रोमन माइथोलॉजी में, ग्रीक माइथोलॉजी में। तो शायद कहते हैं कि एक लम्हा लगता है और ऐसे दिखता है कि मैं हेल्स की तरफ बढ़ रहा हूँ, जहन्नुम में बहने वाले फॉरगेटफुलनेस के दरिया की तरफ बढ़ रहा हूँ। इट इज नॉट थ्रू इनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉर्ड, यहाँ पर इनवी का मतलब होगा जेलसी, बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस। तो शायद कहते हैं कि इट इज नॉट दैट आई एम जेलस ऑफ योर सॉन्ग, आपके गीत से जेलस नहीं हूँ, बल्कि आपकी खुशी को मैं अपनी खुशी महसूस करता हूँ। परिंदे से मुखातिब होकर कहता है दैट दाओ लाइट विंच ड्राइड। ड्राइड मतलब निम्फ ऑफ, निम्फ और गॉडेस, ये किसी देवी का नाम है। ड्राइड मतलब एक गॉडेस, एक देवी। ऑफ द ट्रीज इन सम मेलोडियस प्लॉट, इससे नाइटिंगेल को, बुलबुल को ड्राइड ऑफ द ट्रीज कहा गया है, यानी दरख्तों की देवी कहा गया है। ऑफ बीचन ग्रीन एंड शेडोज नंबरलेस। ओके, मेलोडियस प्लॉट्स यानी वो खुले मैदान जहाँ पर इसके गीत का तरन्नुम है। बीचन ग्रीन और सब्ज मकामात की ये गॉडेस है। एंड शेडोज नंबरलेस, जहाँ पर लातादाद साए हैं, वहाँ की ये गॉडेस है। साई ऑफ समर इन फुल थ्रॉटेड ईज, कहता है कि जो कि मौसम गर्मा के आराम सुकून के मौसम में पूरे जोश व जज्बे के साथ गीत गाती है। तो स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि शायर ने अपने मुतासिर होने का जिक्र किया कि किस तरह से वो इसके गीत से इंस्पायर होता है। जैसे ही वो इसका गीत सुनता है तो वो ख्याल करता है कि गोया कि उसने एक जाम पी लिया है शराब का, नशे का, और इसके बाद वो फॉरगेटफुलनेस के दरिया की तरफ बढ़ रहा है और वो इस परिंदे की खुशी को अपनी खुशी महसूस करता है। इस स्टैंजा की आखिरी लाइंस में शायर ने इसे ड्रेड ऑफ द ट्रीज, दरख्तों की गॉडेस देवी कहा। सेकंड स्टैंजा, oh, for a draught of vintage that hath been cold a long age in the deep delved earth, tasting of flora and the country green. अब अब इस दूसरे स्टैंजा में शायर उसी सीक्वेंस को जारी रखते हुए लिखता है कि फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैथ बीन, विंटेज मीन्स वाइन, जैसे कि साथ में मतलब लिख रखा है विंटेज मीन्स वाइन। तो लिखता है कि आई रियलाइज दैट आई हैव ड्रंक अ ग्लास ऑफ वाइन कोल्ड अ लॉन्ग एज इन डीप डेड अर्थ। और वो वाइन कैसी है, वो शराब कैसी है जो कि लंबे अरसे तक ठंडी जमीन में दबा कर रखी गई थी।
क्योंकि ये उनका फार्मूला है, ब्रिटिशर्स का, यूरोप वालों का पुराने ज़माने का ये फार्मूला था कि उनके ख्याल में जो शराब देर तक ज़मीन में दबी रहे या दो देर तक उसको स्टोर करके रखा जाए, उसकी तासीर, उसका जायका उतना ही ज़्यादा होता है और उसकी कीमत भी उसी हिसाब से ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से कहा कि मुझे दिखता है कि मैंने वो शराब पी है जो कि देर से, लंबे अरसे से ज़मीन में दबा कर रखी गई थी। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड कंट्री ग्रीन, और इसमें फ्लोरा का जायका है, डेंस एंड प्रिविलेंस, डेंस एंड प्रोविंशियल सॉन्ग एंड सनबर्न मिर्च। ओके, अब इसको पी लेने के बाद वो महसूस करता है किस चीज़ को, डेंस एंड प्रोविंशियल सॉन्ग एंड सनबर्न मिर्च। बहुत से इमेजेस को एक सेंटेंस में इकट्ठा कर दिया गया है। तस्वुर में देखता है किसी को डांस करते हुए। प्रोविंशियल सॉन्ग, प्रोविंशियल का यहाँ मतलब सूबाई नहीं है, यानी यहाँ इसका मतलब है किसी खास इलाके के गीत। एंड सन बर्न मिर्च, सन बर्न मतलब एक ऐसी स्किन जो कि मुसलसल धूप में रहने से लाइट गोल्डन सी हो गई है। उसके जहन में कुछ जंगली लोगों का ख्याल आता है जिनकी स्किन सन बर्न है, सूरज, मुसलसल सूरज की रोशनी में धूप में रहने की बिना पर लाइट गोल्डन सी हो गई है। वो गीत गा रहे हैं, वो हंस रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं। ये शायर उन्हें अपने तस्वुर में देखता है। फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, full of the true, the blush hippocrene. Hippocrene means legendary fountain of wine. एक तस्वुराती फाउंटेन है, फवारा है, चश्मा है, विथ beaded bubbles winking at the brim. वो लिखता है कि मुझे दिखता है कि मैंने एक जाम भर कर शराब का लिया है जिसके ऊपर मुझे बबल्स, शराब के गिलास या जाम के ऊपर बबल्स, बुलबुले बने हुए दिखाई देते हैं। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और चूंकि वो शराब का गिलास, वो जाम चेहरे के सामने है, उस शराब की रंगत का अक्स जब चेहरे पर पड़ता है तो उस शख्स के चेहरे की रंगत हमें पर्पल कलर की दिखती है जिसके हाथ में ये जाम है। तो इससे पहले कि आपका सीक्वेंस टूट जाए, मैं दोबारा से याद दिला दूं कि शायर का तसव्वुर है कि जब वो बुलबुल का गीत सुनता है तो उस पर एक ऐसा नशा तारी हो जाता है गोया कि उसने कोई शराब का जाम पी लिया हो। और इन लाइंस में भी जहां पर मेरा कर्सर है, इसी बात को बयान किया जा रहा है, दोबारा से बयान किया जा रहा है कि ऐसे दिखता है कि जैसे उसने कोई शराब का गिलास भरा हुआ पी लिया हो। एंड पर्पल स्टेन माउथ दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन। फिर वो लिखता है कि जब मैंने ये जाम पी लिया, जब मुझ पे ये नशा तारी हो गया, तो फिर मुझे लगता है कि मैं किसी ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहा हूँ जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, और फिर मैं तुम्हारे साथ, यानी इस नाइटिंगेल, इस बुलबुल के साथ फॉरेस्ट डिम, एक ऐसे जंगल में खो जाऊंगा जहां पर रोशनी बहुत थोड़ी है। डिम यानी मध्यम की तरफ इशारा, जहां बहुत थोड़ी रोशनी है। तो इन दो स्टेंसर्स में शायर ने एक ही बात को बयान किया है, और वो एक बात क्या है कि इस बुलबुल का गीत शायर पर इस तरह का नशा तारी कर देता है, इस तरह का सहर कर देता है कि वो महसूस करता है कि वो एक दूसरी ही दुनिया की तरफ उड़ता चला जा रहा है। ओके, मैं नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर रहा हूँ ताकि इस पॉइंट को जारी रखा जाए। जी स्टूडेंट्स, अब इसका थर्ड स्टैंजा हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये थर्ड स्टैंजा इसका बहुत अहम है जनाब। इस पूरी नज़म का थीम, इसका खुलासा, बल्कि यूं कह लीजिए कि जॉन कीट्स की अपनी फिलॉसफी, उसका अपना फलसफा इसमें कैद है। एक ये स्टैंजा और एक इसका लास्ट स्टैंजा हम बड़े तवज्जो से पढ़ेंगे। लिखता है कि फेड फार अवे, डिजॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट। मेरा जी चाहता है कि मैं फेड, कहीं दूर चला जाऊं, डिजॉल्व जैसे पानी में कोई चीज़ हल हो जाती है, डिजॉल्व मतलब हल होना, कि जैसे पानी में कोई चीज़ हल हो जाती है, जैसे हवा में कुछ हल हो जाता है, मैं भी इस तरह से अपने आप को
इसी तरह से अपने आप को डिसॉल्व कर दूं, कहीं दूर दूसरी दुनिया में चला जाऊं। What thou among the leaves hast never known, what thou among the leaves hast never known, यानी वो दुनिया जिसे तूने इन दरख्तों में, इन जंगलों में बैठे हुए नहीं देखा। द वेरीनेस, द फीवर, द फ्रेट, क्योंकि शायर की इस दुनिया में जहाँ वो रहता है वहाँ पर क्या है, वेरीनेस है, थकावट है। फीवर, यहाँ फीवर का मतलब बुखार नहीं, यहाँ फीवर का मतलब उलझन, परेशानी और बीमारी दोनों मतलब है। एंड फ्रेट, फ्रेट का लफ्ज़ी मतलब होता है झुंझला जाना, गुस्से में होना। हियर वेयर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन, लिखता है कि ये वो जगह है जहाँ, ये वो जगह है जहाँ लोग बैठकर एक दूसरे को कराहते हुए सुनते हैं। वेयर पैल्सी शेक अ फ्यू, पैल्सी मतलब अपाहज लोग अपना सर झटकते हैं। सैड, अफसुर्दगी से आहें भरते हैं। लास्ट ग्रे हेयर, यहाँ पर ग्रे हेयर का मतलब है बूढ़े लोग। वेयर यूथ ग्रोस पेल, जहाँ पर नौजवान भी बीमारी से जर्द पड़ जाते हैं। एंड स्पेक्टर थिन, और इतने दुबले पतले हो जाते हैं जैसे कोई कोई साया। स्पेक्टर मतलब शैडो, साया होता है। एंड डाई, फिर वो मर जाते हैं। यहाँ शायर ने दो चीज़ों का जिक्र किया है इन लाइंस को, मैंने तर्जुमा तो किया, अब इसमें मैं तबसरा कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। शायर कहते हैं कि मेरी इस दुनिया में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ परेशानियाँ हैं, बीमारी है, बेबसी है, अपाहज लोग मैंने देखे हैं, बूढ़े बुजुर्ग बेसहारा हैं, यहाँ तक कि नौजवान भी बीमारी की बिना पर इस तरह से कमज़ोर पड़ जाते हैं कि जैसे साया होता है, फिर वो मर जाते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे, एक तो ये चीज़ है, दूसरे नंबर पे शायर ने कहना चाहा कि ये उसका अपना ज़ाती तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। ये उसका ज़ाती तजुर्बा है, ये उसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब वो नौजवान था तो उसने खुद अपने भाई को मरते हुए देखा एक बीमारी की बिना पर, ट्यूबरक्लोसिस। आपको याद होगा जब हमने पिछले लेक्चर्स में जॉन कीट्स का जिक्र पढ़ा था तो इस बात को बड़ी तफसील से हमने पढ़ा था कि उसका अपना भाई जॉन कीट्स ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी पर की बिना पर मर जाता है। लिहाजा ये उसकी अपनी ज़िंदगी से मुतलिक एक एक्सपीरियंस था। एंड डाइज वेयर बट्स टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सॉरो। एंड, हाँ ये लाइन बढ़िया है, मैं वेयर बट्स टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सॉरो, कि यहाँ इस दुनिया पर तो इंसान सिर्फ सोच ले अफसुर्दगी से मुतलिक, दुख से मुतलिक, तो वो दुख से भर जाता है। ज़रूरी नहीं कि किसी शख्स को कोई दुख हो, गम हो, जस्ट टू थिंक अबाउट इट एंड यू आर सैड। एंड लीडन आइड डिस्पेयर। जी स्टूडेंट्स, में इसको हम जारी रखते हैं। जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक ली थी, हम वापस अपने लेक्चर की तरफ आते हैं जी। हाँ, तो मैं ये थर्ड स्टैंजा पढ़ रहा था। इस थर्ड स्टैंजा में हमने सेकंड लास्ट लाइन में कहीं पढ़ा कि वेयर यूथ ग्रोस पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज, वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो, कि जहां पर तो सिर्फ सोच लेना ही दुख से भर जाने के मुतराफी मुतरादिफ है। एंड लीडन आइड डिस्पेयर, लीडन आइड डिस्पेयर, our eyes become as dull as lead due to sorrow, कि हमारी आंखें दुख से यूं भर जाती हैं गोया कि वो पथरा गई हो। Where beauty cannot keep her lustrous eye, or new love pine at them beyond tomorrow। और इस लाइन में भी इस दुनिया के दुखों का जिक्र करते हुए शायद अपने टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करता है, इस दुनिया की बेसपाती का जिक्र करता है। यानी ये दुनिया ज़्यादा देर रहने वाली नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर शॉर्ट लिव्ड है, बहुत जल्द ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, इसका जिक्र किया। तो लिखता है कि वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, जहाँ पर खूबसूरती भी अपनी चमक दमक को कायम नहीं रख सकती। और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो,
और नई मोहब्बत भी जल्द ही ख़त्म हो जाती है। इस स्टैंज़ा में शायर ने अपनी इस दुनिया के दुखों का, बेबसी का, बीमारी का जिक्र किया, इस दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया जहाँ पर कुछ भी महफूज नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है। और इससे पहले शायर ने एक ऐसी दुनिया में चले जाने की ख्वाहिश की थी नाइटिंगेल के साथ, बुलबुल की आवाज़ को सुनने के साथ ही उसकी आवाज़ की बिना पर नशे में मुब्तला होकर एक ऐसी दुनिया में चले जाने की बात की थी कि जो इसकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में शायर कहते हैं कि अवे अवे for I will fly to the north, charioted by Bacchus. Bacchus was a god in Greek mythology. ग्रीक माइथोलॉजी में एक देवता का नाम था। एंड इज पार्ट्स, पार्ट मतलब होता है चीता। इन दो लाइंस का मैं मतलब समझा रहा हूँ। उसने कहा कि अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, कि तू उड़ जा, तू चली जा, मैं तेरे साथ आऊंगा तो सही, फ्लाई टू दी, तेरे साथ उड़ूंगा तो सही, बट हाउ, किस तरह से। नॉट चैरिटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ट्स। चैरिट कहते हैं घोड़ा गाड़ी को, बग्गी को, कि मैं देवता बैकस के घोड़ा गाड़ी में, बग्गी में सवार होकर नहीं जाऊंगा जिसकी घोड़ा गाड़ी को पार्ट्स चीते खींचा करते थे, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी। पोइजी मीन्स पोइट्री। बल्कि मैं तो शायरी के ना नजर आने वाले परों पर सवार होके जाऊंगा। दो द डल ब्रेन परप्लेक्सिस एंड रिटार्ड्स, दो द डल ब्रेन परप्लेक्सिस एंड रिटार्ड्स, कि अगरचा मेरा जहन परप्लेक्स, उलझनों परेशानियों की बिना पर, रिटार्ड, रिटार्ड मतलब होता है फैटीग, थका हुआ, थक चुका है। ऑलरेडी विद दी टेंडर इज द नाइट, लेकिन ओके, अब यहाँ पर टॉपिक को थोड़ा सा चेंज किया गया है। आपको याद होगा जब मैंने जॉन कीट्स को पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने इसके सेंसस पोइट होने का जिक्र किया था कि ही इज अ सेंसस पोइट। और सेंसस पोइट की मैंने डेफिनेशन क्या बयान की थी। मैंने बताया था कि सेंसस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड सेंसेस। पांच जो हमारे हवास हैं, हवास खमसा, उनसे ये लफ्ज़ सेंसस लिया गया है, जो कि हमारे पांच हवास को छेड़ता है, उनको इफेक्ट करता है। तो कहता है कि दो द डल ब्रेन परप्लेक्सिस एंड रिटार्ड्स, के अगरचा मेरा जहन परेशानियों की बिना पर थक गया है, लेकिन मैं शायरी के ना नजर आने वाले पर लगाकर उड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ देवता की बग्गी में सवार होकर दूसरी दुनिया की तरफ नहीं जा रहा। ऑलरेडी विद दी टेंडर इज द नाइट। अब सेंसुसनेस का इजहार होता है शायर इन लाइंस में, आगे आने वाली चंद लाइंस में, यानी इस स्टैंजा में हमारी सेंस ऑफ साइट को एक्टिवेट करता है। जो मंजर शायर बयान करता है, हम महसूस करते हैं कि हम वो मंजर देख रहे हैं। तो वो लिखता है कि टेंडर इज द नाइट, रात साफ शफाफ है। टेंडर वैसे तो मतलब होता है चमकदार, यहाँ पर टेंडर मतलब होगा क्लियर, क्योंकि रात नरम नहीं होती, वो साफ होती है या बादलों से भरपूर होती है। एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन द थ्रोन। क्वीन मून, मून चांद को यहाँ पर क्वीन से कंपेयर किया गया और कहता है कि चांद आसमान पर बड़ा खुश है, चमक रहा है। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेस, सितारों को फेस से कंपेयर किया गया है। फे मतलब परियां, और इसके इर्द गिर्द इसकी परियां हैं। यहाँ पर जो इमेज बनाया गया है वो बड़ा खूबसूरत है कि चांद को मलिका कहा गया है और सितारों को फेज, परियां कहा गया है। कि चांद आसमान पर इस तरह से है गोया कि वो मलिका है और उसके इर्द गिर्द परियां हैं। बट हेयर देर इज नो लाइट, लेकिन यहाँ पर ज़मीन पर कोई रोशनी नहीं है। ज़मीन पर रोशनी ना होने का मतलब ये है कि शायर जब ये नज़म लिख रहा था, ये जब उसने बुलबुल का गीत सुना तो वो रात का वक़्त था। उसने कहा कि आसमान पर तो चांद चमक रहा है, उसके इर्द गिर्द
सितारे यूं है गोया के एक मलिका के इर्द गिर्द उसकी मुलाजमाएं होती हैं। बट हेयर देर इज नो लाइट, लेकिन यहाँ पर जमीन पर रोशनी नहीं है। सेव वट फ्रॉम हेवन इज विद द ब्रीज ब्लो, सिवाय उसके कि जो रोशनी हवा की बिना पर पत्तों के हटने से आती है। यहाँ पर ब्रीज हवा, इसका मतलब है भाई हवा अपने साथ रोशनी को खींच कर नहीं लाती। हवा अपने साथ फूलों की महक को तो ला सकती है, धुआं या बदबू तो ला सकती है, रोशनी हवा के साथ हरकत नहीं करती। यहाँ इसका मतलब ये है कि जब हवा चलती है, दरख्तों के पत्ते, दरख्तों की शाखें इधर उधर होती हैं तो चांद की रोशनी ज़मीन तक पहुँचती है। तो लिहाजा शायर के करीब बस वही रोशनी है जो चांद की रोशनी है, अदरवाइज उसके इर्द गिर्द अंधेरा है। थ्रू वर्डवस ग्लूम्स, वर्डवस मीन्स वाइंडिंग, बल खाता हुआ, ग्लूम्स एंड वाइंडिंग मॉसे वेज, मॉस काई को कहते हैं कि ये जो टेढ़े मेढ़े बल खाते हुए रास्ते हैं जहाँ पर काई जमी हुई है। आई कैनॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट, फिर शायर आगे कहते हैं कि मैं नहीं देख सकता कि कौन से फूल मेरे कदमों में है। नॉर वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बोस, ना ही मैं ये देख सकता हूँ कि दरख्तों की शाखों पर किस तरह के फूल हैं। अब स्टूडेंट्स इस स्टेंजा में शायर हमारी सेंस ऑफ स्मेल को एक्टिवेट करने जा रहा है, क्योंकि वो फूलों का जिक्र करता है। तो जहाँ फूलों का जिक्र होता है वहाँ खुशबू की बात ज़रूर होती है, क्योंकि फूल और खुशबू का चोली दामन का साथ है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो लिहाजा अब यहाँ पर शायर फूलों का जिक्र करता है। याद रहे कि ऊपर वाले स्टेंजा की आखिरी लाइन जो उसने कहा था कि मेरे इर्द गिर्द रोशनी नहीं है, तो लेकिन फूल हैं। तो अब शायर उनको देख तो नहीं सकता लेकिन उनको स्मेल कर सकता है। लिहाजा जब शायर इन फूलों को स्मेल करने की बात करता है तो हमारी सेंस ऑफ स्मेल भी एक्टिवेट होती है। मैं थर्ड लाइन से पढ़ रहा हूँ। बट इन embalmed darkness guess each sweet wherewith the seasonable month endured, तो कहते हैं कि मैं देख तो नहीं सकता लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द सीजन के मुताबिक कौन कौन से फूल खिले हुए हैं। द ग्रास, द थिकेट्स एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, घनी घास है, उसके बाद फ्रूट ट्रीज फलों वाले दरख्त हैं, वाइल्ड जंगली फलों वाले दरख्त, वाइट हाथॉर्न, हाथॉर्न एक झाड़ी का नाम है जिस पर फूल उगते हैं, उसके फूल सफ़ेद होते हैं। लिहाजा कहा कि वाइट हाथॉर्न एंड द पेस्टरल इग्लैंटिन, इग्लैंटिन भी एक तरह का फूल है। फास्ट फेडिंग वायलेट, वायलेट गुल मुनफ्शा, ये भी एक फूल का नाम है, जल्दी से मुरझा जाने वाला फूल वायलेट है। कवर्ड अप इन लीव्स, जिसके इर्द गिर्द पत्ते उसका घेराव किए हुए हैं। एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड, और मई के वस्त में खिलने वाला फूल है। ये भी एक फूल की तरफ इशारा है जिसका नाम नहीं लिखा गया, मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड कहा गया है। द कमिंग मस्क रोज, उसके बाद गुलाब, फुल ऑफ ड्यूई वाइन, जिस पर शबनम यूं पड़ी हुई होती है जैसे कि शराब होती है। द मर्मस हॉर्न ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, जब गर्मियों की शाम में मक्खियां इसके इर्द गिर्द मंडलाती हैं। तो आपने नोट किया कि इस स्टेंजा में शायर ने बहुत से फूलों का जिक्र किया, नाम लेकर जिक्र किया। उसने कहा कि मैं इनको देख तो नहीं सकता लेकिन महसूस करता हूँ। तो महसूस, फूलों को महसूस करना किस तरह से है, उनकी महक से, उनकी खुशबू से। शायर ने बताया कि मुझे फ़लाँ फूल की खुशबू भी आती है, मुझे फ़लाँ फूल की खुशबू भी आती है। तो इस स्टेंजा में सेंस ऑफ स्मेल को एक्टिवेट किया गया था। नेक्स्ट स्टेंजा में स्किप कर रहा हूँ वक़्त की कमी की बिना पर, टाइम की मुनासबत से, चूँकि मुझे ये नज़म कंप्लीट करना है। काइंडली स्टेंजा को आप खुद पढ़िएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये सेकंड लास्ट स्टेंजा आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ पेज नंबर 129 पे। Thou wast not born of death, immortal bird, no hungry generations tread thee down। कहने लगा कि परिंदे तू इमोर्टल है। शायर के ख्याल में ये जो परिंदा है नाइटिंगेल, ये नाफानी है, लाफानी है, इसके लिए मौत नहीं है। तो उसने कहा कि तुझे मौत नहीं हो, किसी नस्ल ने, इंसानों की किसी नस्ल ने
तुझे हंटर्स की तरह से, शिकारियों की तरह से चेस करके, तेरा पीछा करके तुझे कत्ल नहीं किया, तेरी नस्ल को खत्म नहीं किया। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड इन एंशियंट डेज। जो आवाज़ मैं सुनता हूँ, पुराने ज़मानों में यही आवाज़ सुनी थी बाय एम्परर, बादशाहों ने, एंड क्लाउन और मस्खरों ने भी सुनी थी। परहैप्स अ सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रोथ। शायद यही गीत पुराने ज़माने में रोथ ने भी सुना होगा। रोथ एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। कहा जाता है कि ये, हाँ नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हेन सिक ऑफ होम शी स्टूड इन टीयर्स मिड द एलियन कॉर्न। रोथ एक लड़की का किरदार है जिसको अगवा करके ले जाया गया था। कुछ ट्रेडिशन में लिखा है कि कोई जिन इसको अगवा करके ले गया था क्योंकि बहुत खूबसूरत थी। कुछ ट्रेडिशंस में, रिवायात में लिखा है कि किसी मुल्क का बादशाह इसे अगवा करके अपने साथ ले गया था, ये ज़बरदस्ती उठा ले गया था। तो कहा गया कि जब ये लड़की रोथ खड़ी थी कहाँ पर, सिक फॉर होम, होम सिकनेस से, अपने घर से उदास थी क्योंकि घर से दूर थी, इसको जबरदस्ती ले जाया गया था। शी स्टूड इन टीयर्स, आंखों में आंसू लिए हुए खड़ी थी। अमिड द एलियन कॉर्न, एलियन लफ्जी मतलब होता है अजनबी, यानी किसी दूसरे इलाके के कॉर्न के खेतों में खड़ी थी। उसने भी यही गीत सुना होगा। द सेम दैट ऑफ टाइम्स हैथ charmed magic casements opening on the form of peerless sea. Okay, casements मतलब खिड़की, विंडो। मैजिक केसमेंट्स ओपनिंग ऑन द फॉर्म ऑफ पीरलेस सी, फॉर्म मतलब समंदरी झाग, इन फेरी लैंड्स फॉरलॉर्न। फिर कहते हैं कि यही गीत उन लोगों ने भी सुना होगा, उस शहजादी ने, उस बादशाह ने भी सुना होगा जिसके महल की खिड़कियां समंदर की तरफ खुलती थी और वो शहजादी अपनी खिड़कियों में तन्हा खड़ी होती होगी। ओके, लास्ट स्टैंजा बहुत अहम है जनाब। जो कुछ हमने थर्ड स्टैंजा में पढ़ा कुछ वैसी ही चीज इसमें है, और इसमें इसका थीम है और मॉरल लेसन भी है। तो कहते हैं कि फॉरलॉर्न द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल टू कॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। तो यहाँ पर लफ्ज फॉरलॉर्न हमने ऊपर पढ़ा, सेकंड लास्ट स्टेंजर का आखिरी लफ्ज फॉरलॉर्न था। तो इसी लफ्ज को पकड़कर, इसी लफ्ज को बुनियाद बनाकर शायर ने अपना थीम बयान किया। कहते हैं कि फॉरलॉर्न द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल टू कॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। टॉल मतलब होगा कॉल बैक, वापस बुलाना। किसी लफ्ज फॉरलॉर्न, तन्हा से मैं अपनी दुनिया में वापस आ गया हूँ क्योंकि शायर तन्हाई का शिकार था। एड्यू, एड्यू मीन्स गुड बाय। द फैंसी कैनॉट चीट सो वेल। ओके, ऊपर वाले लाइन का मैं थोड़ा सा तबसरा कर दूं। क्या था, टू टोल मी बैक फ्रॉम डी टू माई सोल सेल्फ, तो मैं अपनी ज़ात की तरफ वापस आ गया हूँ। फॉरलॉर्न, इस लफ्ज़ फॉरलॉर्न का मतलब तन्हा। इस लफ्ज़ तन्हा ने उसको क्यों अपनी दुनिया की तरफ बुलाया, क्योंकि शायर खुद तन्हाई का शिकार था। हमने इसकी लाइफ हिस्ट्री में पढ़ रखा है ऑलरेडी कि इसकी वालदा फौत हो चुकी थी। वालिद तो बचपन में फौत हो गया था, वालदा इनको छोड़कर चली गई थी दूसरी शादी करके। फिर वो वापस आई, बहुत बीमार थी लेकिन जल्द ही फौत हो गई। फिर इसका एक भाई अमेरिका चला गया इसको छोड़कर, दूसरा भाई ट्यूबरक्लोसिस की बिना पर मर गया, यानी ये तन्हा रह गया। तन्हाई इसकी ज़िंदगी का एक बड़ा अलमिया थी। और इस ट्रेजिडी के दौरान, तन्हाई की इस ट्रेजिडी के दौरान, इसकी बिलविड फैनी ब्राउन ने भी इसके साथ धोखा किया। वो भी इसके साथ पॉजिटिव नहीं थी, सन्सियर नहीं थी। लिहाजा लफ्ज़ फॉरलॉर्न इसे इसकी दुनिया की तरफ ले आता है। तो लिखता है कि आर्ड्यू द फैंसी कैनॉट चीट सो वेल एज शी इज फेम्ड टू डू, डिसीविंग एल्फ। शायद कहने लगा कि फैंसी तस्वुर हमें ऐसे धोखा नहीं दे सकता जैसे कि इससे मुतलिक कहा जाता है कि जो हमारी फैंसी तस्वुर है ये डिसीविंग एल्फ है। एड्यू, एड्यू दाई प्लेंटिव एंथिम, एंथिम मतलब होता है तराना, यहाँ इसका मतलब है गीत। फेड्स पास द नियर मेडोज, कि तुम्हारा गीत मुझे इन करीब की चरागाहों से दूर जाता हुआ नजर आता है। फेड मध्यम पड़ जाना, यानी अब ये बुलबुल उड़ गई है, चरागाहों के उस पार जा रही है, और जैसे जैसे ये दूर जा रही है इसकी आवाज़ मध्यम होती जा रही है। लिहाजा शायर ने कहा आड्यू, खुदा हाफिज, ओवर द स्टिल स्ट्रीम अप द हिल साइड, स्ट्रीम के उस पार, पहाड़ के उस पार, एंड नाउ इट्स बरीड डीप, और अब ये दफन होगी इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, अगली वादी में।
वॉज इट अ विजन और अ वेकनिंग ड्रीम। अब शायर कहते हैं कि क्या ये ख्वाब था कि जागती आंखों का ख्वाब था। फ्लैड इज द म्यूजिक, ये मौसीकी ख़त्म हुई। डू आई अवेक और स्लीप, क्या मैं जाग रहा हूँ कि सो रहा हूँ। तो जनाब इस सारी नज़म में शायर ने ये नतीजा निकाला आखिरी स्टैंजा में कि तसव्वुर की परवाज़ कैसी भी हो, आखिर उसको हकीकत की दुनिया की तरफ आना है, क्योंकि वो इस हकीकत की दुनिया का रहने वाला है। और तसव्वुर की परवाज़ करके वो कितनी देर तक दुनिया से, हकीकत से, दुखों से फ़रार हासिल करेगा। लिहाजा उसने हकीकत पसंदी का मुज़ाहिरा किया और इस दुनिया की तरफ वापस आना पसंद किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस नज़म की स्पेशलिटीज़ मैं रिपीट कर दूं बहुत मुख्तसर। एक तो इसमें ये नज़म हाईली सेंसुअस है, इसमें हमारी 5 सेंसेस को एक्टिवेट किया गया है। दूसरे नंबर पे इसमें शायर ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को बयान किया, जब उसने कहा कि इस दुनिया में दुख है, परेशानियां। और फाइनली आखिरी स्टैंजा में इसने ऑप्टिमिज्म का मुजाहिरा किया, मस्बत सोच का मुजाहिरा किया कि मुझे इस दुनिया की तरफ वापस आना है, क्योंकि मैं इसी दुनिया का रहने वाला हूँ। तसव्वुर की परवाज़ कितनी देर करूँगा, तसव्वुर में कितनी देर तक खोया रहूँगा। तो जनाब आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।